बाबर नाम सुनते ही आप लोगों के जहन में तारीख के बेशुमार पन्ने खुलने लगे होंगे और आप लोगों के जहन में बाबर की सही हकीकत जानने की जुस्तजू हिचकोले मारने लगी होगी। तो आइए आज हम जानेंगे बाबर के बारे में, खुद बाबर की ज़बान से, जिसका नाम है तुज़्क बाबरी यानी बाबरनामा, जो उन्होंने अपनी दौरे हयात में लिखी है। मिडिल एशिया में ताकत की लड़ाई यानी इख्तिदार की लड़ाई से लेकर भारत में मुग़ल सल्तनत को कायम करने तक, अंग्रेज़ी के मशहूर राइटर E.M. फोस्टर लिखते हैं कि तारीख़ की नई सियासत को ईजाद करने वाले मैकावले ने शायद बाबर के बारे में नहीं सुना था। अगर सुना होता तो द प्रिंस नाम की किताब लिखने के बजाय उनके यानी बाबर के जीवन के बारे में लिखने में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती। बाबर एक ऐसा किरदार थे जो न केवल कामयाब थे बल्कि उनकी शख्सियत में बेपनाह सलाहियतें थीं और वो एक निहायती काबिल शख्स थे। मुग़ल सल्तनत के बानी यानी फाउंडर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को जहां एक फ़ातेह के रूप में देखा और बयान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें एक बड़ा फ़नकार और एक बेहतरीन राइटर भी माना जाता है। एक हिस्टोरियन स्टीफन डेल बाबर के बारे में लिखते हैं कि ये तय कर पाना मुश्किल है कि बाबर एक बादशाह के रूप में ज़्यादा अहम हैं या एक शायर और राइटर के रूप में। आज के हिंदुस्तान में बाबर को लेकर मेजॉरिटी हिंदू लोगों की एक अलग सोच है और ये लोग बाबर को एक हमलावर, लुटेरा, सूदखोर, हिंदू दुश्मन, जालिम और जाबराना यानी दमनकारी बादशाह भी मानते हैं। ये मुद्दा यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि भारत की हुकूमती पार्टी यानी करंट गवर्नमेंट बाबर ही नहीं, मुग़ल सल्तनत से जुड़ी हर चीज़ के खिलाफ नज़र आती है। आज से लगभग 500 साल पहले बाबर ने एक सल्तनत की नींव रखी जो अपने आप में बेनज़ीर है। उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, भारत में एक नई सल्तनत की संग बुनियाद रखी। अपने बुलंदी के दिनों में इस सल्तनत के कब्ज़े में दुनिया की 1/4 से ज़्यादा दौलत थी। इस सल्तनत का रकबा अफ़गानिस्तान समेत लगभग पूरे बर्रे सग़ीर यानी सब कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ था। लेकिन बाबर की ज़िंदगी निहायती जद्दोजहद में गुजरी है। आज की दुनिया में बाबर का सबसे बड़ा तारुफ यानी परिचय उसकी अपनी आप बीती यानी ऑटोबायोग्राफी है। उनकी किताब को आज बाबरनामा यानी तुज़्क बाबरी के नाम से जाना जाता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड निशात मंजर का कहना है कि बाबर की ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा सीर दरिया और आमू नदी के बीच मिडिल एशिया में अपनी हुकूमत को कायम करने की जद्दोजहद का है और दूसरा हिस्सा बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हिस्से में केवल 4 सालों में उन्होंने हिंदुस्तान की एक अजीम शान सल्तनत की संग बुनियाद रखी जो लगभग 300 सालों तक चलती रही। ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ में नॉर्थ एशियाई इस्लाम के फ़ेलो मोइन अहमद निज़ामी ने बताया कि तैमूरी और चंगेज़ नस्ल के बाबर को अपने वालिद उमर शेख मिर्ज़ा से फ़रगना नाम की एक छोटी सी रियासत विरासत में मिली थी। फ़रगना के पड़ोसी रियासतों में उनके रिश्तेदारों की हुकूमत थी। वो बताते हैं कि यहाँ तक कि उन्हें अपनी रियासत भी गंवानी पड़ी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त मैदान जंग और रेगिस्तान में भटकते हुए बिताया। अपनी रियासत को फिर से हासिल करने की उनकी कोशिशें नाकाम साबित हो रही थीं, यहाँ तक कि इन हालातों ने उन्हें हिंदुस्तान की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया। बाबर ने उस समय की अपनी लगातार होती नाकामयाबियों का जिक्र करते हुए अपनी आप बीती यानी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जितने दिन मैं ताशकंद में रहा उतने दिन मैं बहुत ही दुखी और तंगदस्ती में रहा। देश कब्ज़े में नहीं था और ना ही उसके मिलने की कोई उम्मीद थी। ज़्यादातर नौकर चले गए थे और जो कुछ साथ रह गए थे वो गरीबी की वजह से मेरे साथ नहीं घूम सकते थे। वो आगे लिखते हैं, आखिरकार मैं इस भटकने और बेघर होने से थक गया और ज़िंदगी से ऊब गया। मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि जहाँ मुमकिन हो सके वहाँ चला जाऊँ, ऐसा छिप जाऊं कि कोई देख ना सके। लोगों के सामने ऐसी बेइज्जती और बदहाली में जीने से अच्छा है जितना हो सके दूर चला जाऊं।
जहां मुझे कोई न पहचाने। ये सोचकर नॉर्थ चीन के इलाके की तरफ जाने का इरादा कर लिया। मुझे बचपन से ही सफ़र करने में दिलचस्पी थी, लेकिन मैं सल्तनत के कामों की वजह से नहीं जा सकता था। मोइन अहमद निज़ामी ने बताया कि उन्होंने और जगहों पर भी इस तरह की बातें लिखी हैं। एक जगह लिखा है, क्या अब भी कुछ देखना बाकी रह गया है? अब किस्मत मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है? कौन सी तबाही मेरी ज़िंदगी में देखना बाकी रह गई है? एक शेर में उन्होंने अपने हालात बयान किए हैं, जिसका मतलब ये है, ना तो मेरे पास अब यार दोस्त हैं, ना ही मेरे पास मुल्क और दौलत है। मुझे एक पल का भी चैन नहीं है। यहाँ आना मेरा फ़ैसला था, लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकता। अपनी किताब ज़हीरुद्दीन बाबर में डॉक्टर प्रेमकिल कौदरॉफ ने बाबर की इसी बेकरारी और बेचैनी को दिखाया है। एक जगह पर वो लिखते हैं कि बाबर सांस लेने के लिए थोड़ा सा रुका, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। सब कुछ फ़ानी यानी ख़त्म होने वाला है। बड़ी बड़ी सल्तनतें भी अपने बानी की दुनिया से जाते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, लेकिन शायर के अल्फाज सदियों तक जिंदा रहते हैं। उन्होंने एक बार अपना एक शेर एक पत्थर पर खुदवा दिया था, जो अब तजाकिस्तान के एक म्यूज़ियम में है। वो शेर उनके हालात और जज्बात की सही बयानी करता है, और वो शेर कुछ इस तरह है, गिरफ्तेम आलम ब मर्दी व ज़ोर व लेकिन न बरदेम ब खुद बगोर। इसका मतलब ये है कि ताकत और हिम्मत से दुनिया पर जीत तो हासिल की जा सकती है, लेकिन खुद अपने आप को दफन तक नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं थे। बाबर में एक पहाड़ी झरने की तरह ताकत थी, जो पथरीली ज़मीन को चीर कर ऊपर से इतनी ताकत से निकलता है कि पूरी ज़मीन को ज़रख़ेज़ करता है। इसीलिए एक जगह पर प्रेमकिल कौदरॉफ ने इस बात को कुछ इस तरह बयान किया है, उस समय बाबर को ताकतवर झरने का नज़ारा बहुत सुकून दे रहा था। बाबर ने सोचा कि इस झरने का पानी पैरिख ग्लेशियर से आता होगा। इसका मतलब ये था कि पानी को पैरिख से नीचे आने और फिर आसमान जैसे ऊंचे माउंट लाओ की बुलंदी तक चढ़ने के लिए दोनों पहाड़ों के बीच की घाटियों की गहराई से भी ज़्यादा गहराई तक जाना पड़ता था। पानी के झरने को इतनी ताकत आखिर कहाँ से मिल रही थी? बाबर को अपनी ज़िंदगी की तुलना ऐसे झरने से करना बिल्कुल ठीक लगा। वो खुद भी तो टूटकर गिरती चट्टान के नीचे आ गया था। बाबर का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ कैसे गया, इस बारे में अलग अलग राय दी जा सकती हैं, लेकिन प्रोफेसर निशात मंजर का कहना है कि हिंदुस्तान की तरफ उनका ध्यान बहुत सही था, क्योंकि काबुल में टैक्स लगाने के लिए सिर्फ एक चीज़ थी, और हुकूमती काम के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए बाबर के पास हिंदुस्तान की ओर रुख करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। इसीलिए हम देखते हैं कि सिंधु नदी को पार करने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान के वेस्ट हिस्से पर पहले भी कई बार हमला किया था, और वहां से लूटपाट के बाद वापस काबुल लौट गए थे। उनका कहना है कि बाबर जिस तरह से अपनी ऑटोबायोग्राफी शुरू करता है, किसी 12 साल के लड़के से इस तरह की हिम्मत और सलाहियत की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बाबर के खून में हुकूमत के साथ साथ बहादुरी भी शुमार थी। निशात मंजर का कहना है कि उन्हें किस्मत और ज़रूरत दोनों इधर खींच लाए थे, वरना उनकी सभी शुरुआती कोशिशें नॉर्थ एशिया में उनकी आबाई सल्तनत को मजबूत करने और एक अजीम शान सल्तनत कायम करने पर ज़्यादा तवज्जो थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहस का एक अलग मौजू है कि क्या राणा सांगा या दौलत खान लोधी ने उन्हें दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के लिए बुलाया था या नहीं, लेकिन ये हकीकत थी कि आज के जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी से हम सल्तनत के वक्त की परख नहीं कर सकते। उस दौर में कोई कहीं भी जाता और अगर जीत जाता तो उसे वहाँ के आम और ख़ास दोनों एक्सेप्ट करते, उसे हमलावर नहीं समझते थे। लेकिन बाबर के हिंदुस्तान के सपने के बारे में L.F. रशब्रुक ने अपनी किताब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर में लिखा है कि बाबर ने सबसे थक हार कर देग कात नाम के एक गांव में रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से वहां के माहौल के हिसाब से तैयार किया। उन्होंने अपनी सभी दावों को छोड़ दिया और एक बहुत आम इंसान की तरह गांव के मुकद्दम यानी सरदार के घर पर रहने लगे। यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ कि जिस पर किस्मत ने ये तय कर दिया था
कि बाबर की आने वाली ज़िंदगी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। मुकद्दम 70 या 80 साल का होगा, लेकिन उसकी माँ 111 साल की थी और वो जिंदा थी। इस बूढ़ी औरत के कुछ रिश्तेदार तैमूर बेग की सेना के साथ हिंदुस्तान गए थे। ये बात उनके दिमाग में थी और वो इसकी कहानी सुनाया करती थी। बाबर के बुजुर्गों के कारनामों के बारे में उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई, उन कहानियों ने जवान शहजादे के ख्वाबों में एक जोश पैदा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि उस समय से ही हिंदुस्तान में तैमूर की फतेह को ताज़ा करने का ख्वाब उसके दिमाग में घूमता रहा। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर रहमा जावेद राशिद का कहना है, ये तो सब जानते हैं कि बाबर वालिद की तरफ से तैमूर ख़ानदान के 5वीं पीढ़ी की नस्ल से थे और माँ की तरफ से दुनिया को जीतने वाले चंगेज़ खान की 14वीं पीढ़ी की नस्ल से थे। और इस तरह एशिया की 2 अजीम शख्सियतों का खून बाबर में शामिल था, जिससे उन्हें और इलाकाई हुक्मरानों पर फजीलत मिली। बाबर की पैदाइश और तालीम फरगना की कैपिटल अंदजान में हुई थी। प्रोफेसर निशात मंजर कहती हैं कि हालांकि उनके दोनों आबा व अजदाद चंगेज़ खान और तैमूर लंग दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि तालीम के बिना हुकूमत चलाना मुश्किल काम है, और इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दी। बाबर की तालीम भी इस्लामी कानून के हिसाब से 4 साल और 4 दिन की उम्र में शुरू की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि चंगेज़ खान के आबा व अजदाद को तालीम देने वाले लोग उइगर कबीले से थे, जो अब चीन के शिनजियांग शहर में परेशान हाल हैं, लेकिन 12वीं सदी में उन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था। और इसी तरह अपने बच्चों की तालीम के लिए तैमूर बेग ने चुगताई तुर्कों को रखा। उन्हें भी अपने वक्त का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था। उन्होंने अरबी और फ़ारसी के गलबे के बावजूद अपनी ज़बान को अदबी मर्तबा दिया था। और जब मैंने प्रोफेसर निशात से पूछा कि इतनी कम उम्र में बादशाह बनने, इतनी जंगी मुहिमों और दरबदर भटकने के बावजूद इल्म और काबिलियत के शोबे में उन्हें ये मकाम कैसे मिला, उन्होंने कहा कि बाबर जहाँ भी गए उनके टीचर्स भी उनके साथ जाते थे। वो सभी तरह के लोगों से मिलना पसंद करते थे और उन्होंने ख़ास तौर से अली शेर नवाई जैसे शायरों की हौसला अफजाई की थी। उन्होंने कहा कि बाबर ने जिस तरह से ख़ुद का खुले तौर पर जिक्र किया है, वो किसी और बादशाह के बारे में नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी शादी, प्यार, शराब पीने, रेगिस्तान में पैदल भटकना, तौबा करना और अपने दिल की कैफियत तक हर बात का जिक्र किया है। स्टीफन डेल अपनी पुस्तक गार्डन ऑफ एट पैराडाइज में बाबर के लिखने की सलाहियत को चमत्कारी कहा और लिखा है कि ये उसी तरह हकीकत है जिस तरह आज 500 साल बाद लिखने का तरीका आम है, या जिस तरह से आज भी लिखने को कहा जाता है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उन्होंने अपने बेटे हुमायूं के लिखने के तरीक़े को कैसे सही किया। उन्होंने लिखा था कि आपके लिखने में मौजू यानी टॉपिक खो जाता है और इसलिए उन्हें साफ साफ लिखने के लिए कहा था। उर्दू के मशहूर शायर गालिब ने लगभग 300 साल बाद उर्दू में लिखने के जिस तरीके को ईजाद किया और जिस पर उन्हें फ़ख्र भी था, ऐसा साफ और आसान लिखने का तरीका बाबर ने उनसे पहले अपने जानशीनों के लिए लिखा था। बाबरनामा पढ़ने से पता चलता है कि उनकी पहली शादी उनकी चचेरी बहन आयशा से हुई थी। आयशा से एक बेटी पैदा हुई थी जो 40 दिन भी जिंदा नहीं रह सकी, लेकिन बाबर को अपनी अहलिया यानी बीवी से कोई मोहब्बत नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि उर्दू बाज़ार में एक लड़का था बाबरी नाम का, जिसमें उसके हमनाम होने का भी एक जुड़ाव था। उन्हीं दिनों मुझे उससे एक अजीब सा लगाव हो गया। और उन्होंने लिखा, इस परिवश पे किया हुआ शैदा बल्कि अपनी खुदी भी खो बैठा। उनका एक फ़ारसी शेर ये भी है, हेच किस चू मन ख़राब व आशिक व रसवा मबाद, हेच महबूब चोत व बेरहम व बेपरवा मबाद। लेकिन हालात ये थे कि अगर बाबरी कभी मेरे सामने आ जाता तो मैं शर्म की वजह से निगाह भरकर उसकी तरफ नहीं देख पाता था। भले ही मैं उससे मिल सकूं और बात कर सकूं, लेकिन
بے چین من کی ایسی کیفیت تھی کہ اس کے آنے کا شکریہ تک ادا نہیں کر سکتا تھا، اس کے نہ آنے کی شکایت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور زبردستی بلانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ شوم شرمندہ ہر گئے یار خدرا در نظر بینم، رفیقہ سوئے من بینندو من سوئے دیگر بینم۔ ان دنوں میری حالت ایسی تھی، عشق اور محبت کا اتنا زور اور جوانی و جنون کا ایسا خمار ہوا کہ کبھی کبھی ننگے سر ننگے پیر محلوں باغیچوں اور باغوں میں ٹہلا کرتا تھا۔ نہ اپنے اور پرائے کا خیال تھا، نہ ہی اپنی اور دوسروں کی پرواہ۔ ویسے بابر کی سب سے چوتھی بیوی ماہم بیگم تھی، جن کی کوکھ سے ہمایوں کی پیدائش ہوئی، جبکہ گلبدن بیگم اور ہندال عسکری اور کامران کی پیدائش ان کی اور بیویوں سے ہوئی تھی۔ بابر کا ایک شعر کئی جگہوں پر نظر آتا ہے: نو روز و نو بہار و دلبر خوش است، بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نست۔ یعنی 9 روز ہیں، نئی بہار ہے، شراب ہے، خوبصورت معشوق ہے، بابر بس عیش اور مستی میں ہی لگا رہے کہ دنیا دوبارہ نہیں ہے۔ پروفیسر نشاط منظر کہتی ہیں کہ بابر نے 21 سال تک ایک ایمان والی زندگی کو جیا، لیکن پھر انہیں شراب پینے کی محفلیں راس آنے لگیں، اس لیے ان کی محفلوں میں شراب پینے والی عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بابر نے ان کے ذکر کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ اپنے والد کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ وہ شراب کے شوقین تھے اور افیم بھی لینے لگے تھے، جبکہ ہمایوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ انہیں افیم کی لت تھی۔ نشاط منظر کہتی ہیں کہ جب بابر نے شراب سے توبہ کی تو یہ اس کی سیاست تھی۔ ان کے سامنے بھارت کا سب سے بڑا جنگجو رانا سانگا تھا، جو اس سے پہلے کبھی کسی جنگ میں نہیں ہارا تھا۔ پانی پت کی لڑائی کے بعد بابر کی فوج آدھی رہ گئی تھی۔ جنگ کے دوران ایک سمے آیا جب بابر کو سامنے ہار دکھائی دے رہی تھی، تب اس نے پہلے ایک زبردست تقریر دی اور پھر توبہ کی۔ کچھ عالموں کا ماننا ہے کہ بابر کی اس سچی معافی کی وجہ سے اللہ نے مغلوں کو بھارت میں 300 سالوں کی سلطنت عطا کر دی، لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہسٹری کے پروفیسر رضوان کیسر کہتے ہیں کہ یہ بابر کے کاموں کا مذہبی ذکر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کے کوئی تاریخی معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بابر نے جنگ جیتنے کے لیے مذہبی جذبات کا استعمال کیا ہوگا۔ اس سے پہلے جب بابر نے اپنے آبائی وطن فرغنہ کو پانے کے لیے ایران کے بادشاہ کا ساتھ لیا تھا، تب اس نے خود کو شیعہ کہا تھا، تو اس سمے کے ایک مشہور عالم نے بابر کے بارے میں بہت برا بھلا کہا تھا اور اس کی مخالفت کی تھی۔ پروفیسر نشاط نے یہ بھی کہا کہ بابر نے کئی جگہوں پر اپنے دشمن مسلم شاسکوں کے لیے کافر لفظ کا استعمال کیا اور انہیں برا بھلا کہا۔ بابر نے اپنی اس توبہ کا ذکر اس طرح کیا ہے: میں نے کابل سے شراب منگائی تھی اور بابا دوست سوجی اونٹوں کی 3 قطاروں پر شراب کے مٹکے بھر کر لے آیا۔ اس بیچ محمد شریف نجومی نے یہ بات پھیلا دی کہ منگل اس وقت مغرب یعنی ویسٹ میں ہے اور یہ اچھا نہیں ہے اور اس لیے جنگ میں ہار ہوگی۔ اس بات نے میری سینا کا دل ہلا دیا۔ جمادی الثانی یعنی عربی مہینے کی 23 تاریخ تھی، منگل کا دن تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ شراب سے توبہ کر لوں۔ یہ ارادہ کر کے میں نے شراب سے توبہ کر لی۔ شراب کے سبھی سونے اور چاندی کے برتنوں کو توڑ دیا گیا اور اس وقت چھاونی میں جو بھی شراب تھی سب باہر پھینکوا دی۔ شراب کے برتنوں سے جو سونا چاندی ملا اسے غریبوں میں بٹوا دیا۔ اس کام میں میرے ساتھیوں نے بھی میرا ساتھ دیا۔ میری توبہ کی خبر سن کر میرے 3 افسران نے بھی اسی رات توبہ کر لی۔ کیونکہ بابا دوست اونٹوں کی کئی پنکتیوں پر کابل سے شراب کے بے شمار مٹکے لایا تھا اور یہ شراب بہت زیادہ تھی، اس لیے اسے پھینکنے کے بجائے اس میں نمک ملا دیا تاکہ اس کا سرکہ بن جائے۔ جہاں میں نے شراب سے توبہ کی اور شراب کو گڈھوں میں ڈالا، وہاں توبہ کی یاد کے طور پر ایک پتھر لگوا دیا اور ایک عمارت بنوائی، اور میں نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ اگر اللہ رانا سانگا پر فتح دے گا تو میں اپنی سلطنت میں ہر طرح کے ٹیکسز کو معاف کر دوں گا۔
मैंने इस माफ़ी का ऐलान करना ज़रूरी समझा और लिखने वालों को इस मौजू पर लिखने और इसे दूर दूर तक मशहूर करने का हुक्म दिया। दुश्मनों की बड़ी तादाद की वजह से फ़ौज में बददिली फैल गई, इसलिए मैंने पूरी फ़ौज को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, जो कोई भी इस दुनिया में आया है उसे मरना है। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, इसलिए मौत से नहीं डरना चाहिए। तुम अल्लाह के नाम पर कसम खाओ कि मौत को सामने देखकर मुंह नहीं मोड़ोगे और जब तक जान बाकी है तब तक लड़ाई जारी रखोगे। मेरे भाषण का यानी मेरी स्पीच का बहुत असर हुआ। इससे फ़ौज में जीतने का जज्बा आ गया। लड़ाई जमकर हुई और आखिर में जीत हुई। ये जीत 1527 में हुई। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर को जो दौलत हाथ लगी उसने वो बहुत खुले दिल से अपने रिश्तेदारों और अफसरान के बीच बांट दिया। बाबर ने भी इसका उल्लेख किया है और उनकी बेटी गुलबदन बानो ने भी अपनी किताब हुमायूं नामा में इसका तफसील से जिक्र किया है। प्रोफेसर निशात मंजर और डॉक्टर रहमा जावेद ने बीबीसी को बताया कि बाबर की शख्सियत की ख़ास बात औरतों के साथ उनका रिश्ता था। उन्होंने बताया कि औरतें उनके मशवरों में शामिल होती थीं, उनकी माँ उनके साथ थी तो उनकी नानी भी समरकंद से अंदजान पहुँचती थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में चाचियों, मासियों, बहनों और फूफियों का ख़ास तौर से जिक्र किया है। बाबर की बायोग्राफी में जितनी औरतों का जिक्र है उतनी औरतों का नाम बाद की पूरी मुग़ल सल्तनत में सुनने में नहीं आया। इस बारे में प्रोफेसर निशात मंजर ने कहा कि अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत से पहले तक मुग़लों के बीच तुर्क और बेग लोगों का असर ज़्यादा था, जिसकी वजह से औरतों की मौजूदगी हर जगह दिखाई देती थी। इसलिए बाबर ने अपनी 2 फूफियों का जिक्र किया है जो मर्दों की तरह पगड़ी बांधती थीं, घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर चलती थीं। वैसे तलवार चलाना और बहादुरी उनमें आम थी, लेकिन वो दरबार आम और दरबार ख़ास के जलसों में अक्सर हिस्सा लेती थीं। उनका दायरा केवल शादी तक महदूद नहीं था। प्रोफेसर निशात का कहना है कि मुग़लों का हिंदुस्तानी कल्चर को अपनाने की शुरुआत अकबर के वक्त में शुरू हुई थी और उसके बाद औरतें पिछड़ती चली गईं। बाद में जब जहांगीर की बगावत के मामले में समझौता कराने में जो आगे आगे नज़र आती हैं वो जहांगीर की फूफियाँ और दादियाँ हैं। उनकी असली माँ जिनके पेट से वो पैदा हुए वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि फिल्मों में उनकी भूमिका को खूब बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है क्योंकि ये फिक्शन पर बेस्ड है। बाबर पर भारत में हमलावर होने और मंदिरों को तोड़ने, ज़बरन हिंदुओं को इस्लाम में दाखिल करने के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जबकि उनके पोते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अमन पसंद कहा जाता है और मजहबी टॉलरेंस को उन्हीं का हिस्सा माना जाता है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर सैफुद्दीन अहमद कहते हैं, हिस्टोरियंस और सियासी माहिरीन ने अक्सर अकबर बादशाह और अशोक को एक मजबूत हुक्मरान के रूप में देखा और उनकी अहमियत पर रोशनी डाली है। इन दोनों शख्सियतों को हिंदुस्तान के लंबे इतिहास में मजबूत सल्तनत की इमारत की नब्ज माना जाता है। इसके उलट बाबर अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर करने के लिए बदनाम है। वो आगे कहते हैं कि बाबर का वसीयतनामा जो उसने अपने बेटे और जानशी हुमायूं के लिए बनाया था वो खुरासान में तरक्की याफ्ता सियासी सोच का एक लाजवाब हवाला है। बाबर ने कई ऐसे मुद्दों की ओर इशारा किया है जिन्हें आज के सियासी इदारे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं या फिर यूं कहें कि उस पर अमल करने से बचते हैं। बाबर को लंबे समय तक हिंदुस्तान में रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने जल्द ही यहाँ के तौर तरीके अपना लिए। उसने हुमायूं के लिए जो वसीयत लिखी वो उसके इंसाफ और काबिलियत को दिखाती है। उन्होंने लिखा, मेरे बेटे, सबसे पहले तो ये कि मजहब के नाम पर सियासत ना करो। आप अपने दिल में मजहबी नफरत को बिल्कुल जगह ना दो। लोगों के मजहबी जज्बातों और मजहबी इबादतगाहों का ख्याल रखते हुए सब लोगों के साथ पूरा इंसाफ करना। सैफुद्दीन अहमद कहते हैं कि बाबर की यही सोच तो आज सेक्युलरिज्म कहलाती है। उन्होंने आगे कहा कि बाबर ने मुल्की ताल्लुकात की सोच में तनाव ना पैदा करने की नसीहत करते हुए लिखा था कि गौकशी यानी गाय को काटने से ख़ास तौर से परहेज़ करो
ताकि इससे तुम्हें लोगों के दिल में जगह मिले और इस तरह वो एहसान और शुक्रिया की जंजीर से तुम्हारे वफादार हो जाएं। सैफुद्दीन अहमद के अनुसार बाबर ने तीसरी बात ये कही, आपको किसी भी मजहबी इबादतगाहों को नहीं तोड़ना चाहिए और हमेशा मुकम्मल इंसाफ करना, ताकि बादशाह और रियाया के बीच ताल्लुकात दोस्ताना रहे और मुल्क में अमन कायम रहे। चौथी बात उन्होंने ये कही कि इस्लाम का पैगाम जुल्म और ज़्यादती की तलवार के बजाय एहसान, मोहब्बत और खुलूस की तलवार से बेहतर होगा। इसके अलावा बाबर ने शिया सुन्नी झगड़ों को नज़रअंदाज करने और ज़ात की बुनियाद पर लोगों को नज़रअंदाज करने से बचने की सलाह दी। बाबर ने लिखा कि ये मुल्क के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाएगा और हुक्मरान जल्द ही अपनी हुकूमत खो देंगे। सैफुद्दीन के अनुसार बाबर ने यह भी कहा कि अपनी आवाम की तमाम सलाहियतों को साल के तमाम मौसमों के रूप में समझो, ताकि हुकूमत और लोग हर तरह की बीमारियों और कमज़ोरियों से बच सकें। प्रोफेसर निशात मंजर ने कहा कि सच ये है कि बाबर का दिल हिंदुस्तान की तरह वसी था और वो लगातार जद्दोजहद में यकीन करता था। फितरत यानी नेचर में उनकी दिलचस्पी और हिंदुस्तान में बागों की तामीर ने एक नए दौर की शुरुआत की, जिसकी तरक्की हम जहांगीर के बागों और शाहजहां की बनवाई हुई इमारतों में देखते हैं। बाबर के जीवन में मजहब बहुत अच्छी तरह शामिल था और वो बहुत से लोगों के बारे में बताते हुए इस बात का जिक्र करना नहीं भूलता कि वो नमाज का पाबंद था, या ये कहें कि उसने किस समय की नमाज के वक्त अपना सफ़र शुरू किया और उस वक्त की नमाज वहाँ पढ़ी। हालांकि वो नजूमियों से हालात पता करते थे, लेकिन दकियानूसी बातों से इंतहाई दूर थे। इसलिए काबुल में अपने बयान में बाबर ने लिखा है कि यहाँ के एक सूफ़ी मुल्ला अब्दुल रहमान थे। वो एक काबिल शख्स थे और हर वक्त पढ़ते रहते थे। उसी हालत में उनकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि गजनी में एक मज़ार है और अगर आप उस पर दुरूद पढ़ते हैं तो वो हिलने लगता है। मैंने जाकर देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि वो मकबरा हिल रहा है। जब इसके बारे में जांच की तो पता चला कि ये मज़ार पर रहने वालों की चालाकी है। उन्होंने कब्र के ऊपर एक जाल बनाया है। जब जाल पर चलते हैं तो वो जाल हिलता है। इसके हिलने से कब्र भी हिलती है। मैंने उस जाल को उखड़वाकर वहाँ पर एक गुंबद बनवा दिया। बाबरनामा में इसी तरह की कई घटनाएं हैं, लेकिन बाबर की मौत अपने आप में एक बहुत ही रूहानी हादसा है। गुलबदन बानो ने इसका तफसील से जिक्र किया है, कैसे हुमायूं की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसलिए बाबर ने उनके बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाए और एक अहद किया। वो लिखती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ करता था, लेकिन बाबा जानम ने अपनी ज़िंदगी के बदले में हुमायूं की ज़िंदगी मांगी थी। इसलिए ये हुआ कि हुमायूं बेहतर होते गए और बाबर बीमार होते चले गए। और इसी हालत में 26 दिसंबर 1530 को एक अजीमोशान बादशाह ने दुनिया को अलविदा कहा और अपने पीछे बेशुमार सवाल छोड़ गया। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका हामी व नासिर हो।